जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल में। अब टेक्निकल के जितने भी शॉर्ट्स और जो वीडियोस होंगे वो इसी चैनल में आपको मिला करेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले और डिप्लोमा या इंजीनियरिंग वाले जो भी बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड पूरे इलेक्ट्रिकल के मैं सारा कंटेंट देने वाला हूँ। अभी आपको मालूम है मैंने रेलवे का जो ALP CBT2 और JEE का जो CBT2 होने वाला है उसके लिए मैंने एक सीरीज चालू किया है, जिसमें मैं आपको पूरे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जो पूरे 100 क्वेश्चन है, करीब नहीं भी तो मैं इसके टोटल आपको 22 से 25 सेट करवाऊंगा। आप आराम से पेपर देने तक को आपको रेडी कर दूंगा, जिससे आपका पेपर 100% निकले। आप थ्योरी पढ़ लीजिए बेटा, लेकिन जब तक आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करेंगे आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो यूनिक तब होगा जब आप इसको अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिए। और मिलते हैं हम लोग तो लास्ट टाइम तक हमने 50 क्वेश्चन किया था, जिसका वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। 51 से हम लोग चालू करते हैं। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 51, लिखा है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इनमें से किसके लिए उपयोग किया जाता है? AC ओनली, DC ओनली, AC एंड DC या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है। ध्यान से सुनो, सॉरी मैं मूविंग कॉइल समझ लिया बेटा। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहा है, तो मूविंग आयरन हमेशा AC के लिए बेस्ट होता है। यूज तो AC और DC दोनों में यूज किया जाता है, लेकिन बेस्ट किसके लिए रहता है? तो AC के लिए रहता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। DC के लिए रहता है तो मैं PMMC बोलता, ठीक। पावर के लिए रहता है ना, पावर मेजरमेंट के लिए, तो मैं EMMC बोलता, या इसी को मैं डायनेमोमीटर टाइप भी बोलता हूं, या इसी को मैं वॉट मीटर भी बोलता हूं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये जितना आप इसको पढ़ लेंगे उतना अच्छा है। 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड क्या कहलाता है? तो आपको मालूम है Q इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। तो यहां पर I इंटू टी मतलब क्या होगा? Q I का एम्पियर इंटू टी का मतलब समय, दोनों का मिला के क्या होगा? 1 कूलम। कूलम का ये आवेश होता है, ठीक है ना, ये यूनिट होता है एम्पियर सेकेंड, इसी को हम लोग कूलम बोलते हैं। द पावर ऑफ कंजम्पशन ऑफ 4 फीट ट्यूब, ये मैं गारंटी ले रहा हूं कि कोई इंजीनियरिंग वाला भी होगा ना उससे ये नहीं बनेगा। जो भी बच्चे होते हैं वो डिप्लोमा वाले या ITI वाले ही इसको बनाने का कोशिश करते होंगे, इंजीनियरिंग वाले कभी नहीं बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये 4 फीट ट्यूब का बात कर रहा है। ट्यूबलाइट जो हम लोग यूज करते हैं ये जनरली हमारा 36 से 40 फीट का होता है, लेकिन अगर मॉडर्न 36 से 40 वॉट का, सॉरी, और जो मॉडर्न ट्यूबलाइट होता है, जो मॉडर्न जिसमें LED हम लोग यूज करते हैं, वो 20 से, या मैं बोलूं इसको 18 से 22 वॉट का होता है, लेकिन मार्केट में ये 20 वॉट का अवेलेबल होता है। तो यहां पर बोल रहा है द पावर कंजप्शन ऑफ 4 फीट ट्यूब, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब का बात कर रहा है, तो हमेशा इसका आंसर आएगा 40 वॉट। क्लियर है? 20 वॉट रहता है LED के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। यही सब क्वेश्चन आपको ALP में फंसाता है बेटा, तो उसको अच्छे से देखना। देखिए मैं दिखूं ना दिखूं, आपको ये क्वेश्चन दिखना जरूरी है। मैं बार बार लाइट चेक कर रहा हूं कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं। मैं दिखूं नहीं दिखूं तो काला आदमी हूं भाई, दिखूं नहीं दिखूं चलेगा, आपको ये पूरा चीजें दिखना चाहिए, बस मेरा एम ये है। क्लियर है? देखिए द रीडिंग ऑफ मैगर इन द रेंज ऑफ, मैगर का रीडिंग क्या रहता है? मिली ओम में नहीं होता है, किलो ओम में नहीं होता है, मैगर का रेंज होता है मेगा ओम में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन आप ट्राई कर पाएंगे इसको। 55 नंबर क्वेश्चन को, द फंक्शन ऑफ योक इन अ DC मशीन, योक का DC मशीन में कार्य क्या होता है? तो एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवर, रक्षा कवर प्रदान करना, पाथ फॉर कंप्लीटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, या A एंड B, या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा भाई A एंड B। जो योक होता है ना, ये योक, ये अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए भी पाथ प्रोवाइड करता है, और इसको क्या है, प्रोटेक्टिव कवर जैसा भी यूज किया जाता है, जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन से क्या करता है, सुरक्षा देता है, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है किसी भी मशीन की। इसको बनाया जाता है कास्ट आयरन से, याद रखिएगा। In a 3-pin plug, the earth pin is longer and have more diameter than
अदर पिन इज, जो बोलता है जो 3 पिन हम लोग यूज करते हैं उसमें से आपने देखा होगा कि एक पिन मोटा रहता है और बड़ा रहता है। वो क्यों यूज करते हैं? तो इसमें लिखा है इजी टू मैन्युफैक्चर, बनाने में आसान होता है। टू कॉन्टेक्ट अर्थ पिन फर्स्ट, कि अर्थ पिन पहले लगना चाहिए। टू अवॉइड लूज कनेक्शन, लूज ढीले कनेक्शन से बचने के लिए, या टू मेक अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक दिखने के लिए। तो इसका आंसर है भाई टू कॉन्टेक्ट अर्थ पिन फर्स्ट, पहले अर्थिंग होना आवश्यक है, तो अर्थ पिन पहले लग जाना चाहिए। ठीक है। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ हीटर इज, हीटर के हीटिंग एलिमेंट को किससे बनाते हैं? जो गर्म वाला तत्व होता है उसको किससे बनाते हैं? टंगस्टन, कॉपर, क्रोमियम या नाइक्रोम? तो इसका आंसर है नाइक्रोम। ठीक है। देखिए लिखा है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ यूरेका, क्या होगा यूरेका का? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको यह मालूम होगा कि यूरेका एक मटेरियल है जो किस टाइप का टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यूरेका का जो वायर है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा यूरेका। ठीक है ना, आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइएगा। ये बहुत बार एसएससी, जेई, रेलवे, जेई, एएलपी में आने के इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक। इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर इज, क्या होगा भाई? प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर क्या होता है? तो पावर हमेशा होता है R/Z, यही होगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है तो आप देखेंगे ये पावर, सॉरी, ये जो है ना, ये आपका पावर पूछ रहा है, पावर फैक्टर नहीं पूछ रहा है। पावर फैक्टर होता है R/Z, लेकिन मुझे पावर फैक्टर नहीं बताना है, मुझे बताना है पावर। तो पावर होता है VI cos phi। और प्योर इंडक्टिव केस में अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लेता हूं तो करंट क्या होता है? 90 डिग्री लेग करता है, मतलब I की वैल्यू 90 डिग्री आता है। तो ये थीटा की जगह अगर मैं 90 डिग्री रख दूं तो cos 90 कितना होता है भाई? 0 होता है। और 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा। इसीलिए प्योर इंडक्टिव बोले चाहे प्योर कैपेसिटिव सर्किट बोले, दोनों के लिए जो आंसर होगा हमेशा पावर जो आता है 0 आता है। क्लियर हो रहा है? द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ इट, ट्रांसफॉर्मर के कोर को किससे बनाते हैं? सिलिकॉन स्टील, टंगस्टन स्टील, माइल्ड स्टील या कॉपर? तो हमेशा सिलिकॉन स्टील से इसके कोर को ही लेमिनेशन करते हैं। बेटा ध्यान रखना, कोर को हमेशा लेमिनेटेड करके बनाया जाता है ताकि एडी करंट लॉस को रिड्यूस कर सके। आने वाले टाइम में अभी हो सकता है आपको क्वेश्चन भी मिल जाए। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी टाइप का क्वेश्चन आपको फंसाएगा। ग्रोवलर इज यूज्ड टू, जो ग्रोवलर होता है वो एक डिवाइस होता है, इसका उपयोग क्यों करते हैं? मेजर रेजिस्टेंस ऑफ वायर, मेजर स्पीड ऑफ मॉनिटर, मेजर लीकेज करंट ऑफ जनरेटर, या फाइंड द फॉल्ट इन आर्मेचर? तो इसका आंसर है आर्मेचर में फॉल्ट को, जो त्रुटि आती है उसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ग्रोवलर का यूज करते हैं। क्लियर है? द ब्रशेस मेड ऑफ हाई पावर रेटेड मशीन इज, जो हाई पावर रेटेड मशीन का जो ब्रश होता है उसको किससे बनाते हैं? कार्बन, कॉपर, कार्बन कॉपर अलॉय या एल्यूमिनियम? तो हमेशा कार्बन से बनाते हैं क्योंकि कार्बन एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब अगर कहीं मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और कॉपर की तुलना में ये सस्ता भी आता है, इसीलिए मैं इसका यूज करता हूं। अगर मेरे को आपको बोले कि भाई कॉपर यूज क्यों नहीं करते, तो कॉपर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही आपको यूरेका के बारे में भी मैंने बोला था, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय, अर्थ रेजिस्टेंस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है इंक्रीज द लेंथ ऑफ पाइप, इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ पाइप, बाय कनेक्टिंग मोर अर्थ इन पैरेलल, ऑल द अबव। तो यहां पर जो है अर्थ रेजिस्टेंस को कैसे कम किया जा सकता है? तो इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पाइप, ये सही बात है। अगर मैं कंडक्टर के लेंथ के साइज को बढ़ा दूं तो अर्थ रेजिस्टेंस कम किया जा सकता है। पाइप के डायमीटर को भी बढ़ा के अर्थ रेजिस्टेंस कम किया जा सकता है। बाय कनेक्टिंग मोर अर्थ इन पैरेलल, बहुत ज्यादा अमाउंट में मैं पैरेलल में भी कनेक्ट कर दूंगा तो भी है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसको
कैंसिल कर दिया है ये बोल के कि इसमें क्वेश्चंस का कुछ कुछ, क्योंकि ये कोई टर्म नहीं होता। बाय कनेक्टिंग मोर अर्थ, कितने अर्थ को आप जोड़ोगे? अर्थ तो एक ही है ना, अर्थ पिन हो सकता है, अर्थ का कंडक्टर हो सकता है, अर्थ के मिनरल्स हो सकते हैं, ये सब चीजें इसमें आता तो बात रहता। तो इसका आंसर अभी डी आएगा, लेकिन आयोग ने इसको क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर कोर इज मेड अप ऑफ लेमिनेटेड शीट, इट इज यूज फॉर, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट करते हैं, क्यों करते हैं? रिड्यूसिंग नॉइस, नॉइस को कम करने के लिए, रिड्यूसिंग कॉपर को कम करने के लिए, इंप्रूविंग कूलिंग, मतलब जो ये कॉलिंग नहीं है ये कूलिंग है बेटा, कूलिंग, ठीक है ना, कूलिंग को बढ़ाने के लिए, या रिड्यूसिंग एडी करंट लॉस। तो आप बोलेंगे भाई भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को क्या कर रहे हैं, लेमिनेट करते हैं। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, अ हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाएंगे। अ लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, एक लो रेजिस्टेंस जो कम प्रतिरोध वाले को समांतर में लगाएंगे। अ लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, एक लो रेजिस्टेंस को श्रेणी में लगाएंगे। या हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब उच्च प्रतिरोध को पैरेलल में लगाएंगे। तो हमेशा इसका आंसर आएगा एक लो रेजिस्टेंस को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। अगर इस एमीटर की जगह वोल्ट मीटर रहता ना गैल्वेनोमीटर में, तो क्या करते, एक हाई रेजिस्टेंस क्या करते, सीरीज में लगाते। कहा गया पहला ऑप्शन रहता है इसमें वोल्ट मीटर के लिए, एमीटर के लिए ये वाला आंसर रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटा अच्छे से, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है 8 पोल मोटर इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई, इट्स नो लोड स्पीड इज। बोल रहा है एक 8 पोल के मोटर को जब 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज के सप्लाई में कनेक्ट करता हूं तो इसकी नो लोड स्पीड क्या होगी? तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला कैसे निकलता है, NS इक्वल टू 120 F/P, ये फॉर्मूला है। अब जरूरी नहीं है कि सिंक्रोनस स्पीड ही निकले, ये डिपेंड करता है पोल पर, पोल बढ़ रहा है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है आप देख पा रहे हैं 60 डिवाइडेड बाई P कितना है, P हमारे पास है 8, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर 2 तिया 6, कट गया कितना हो गया 3 तिया 900 RPM आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है? वीडियो पसंद आ रहा होगा ना बेटा, तो अपने दोस्त लोग में शेयर जरूर करिएगा। देखिए पूरे YouTube में आपको कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कराने वाला मिलेगा, मैं आपको करवा रहा हूं अपने रिस्क से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सब पेड में देते हैं, मैं बिना पेड दिए आपको ये मैं करवा रहा हूं। और आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको हमेशा राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में ही मिलूंगा, मैं वहां पे फैकल्टी हूं टेक्निकल का, आप आइए एडमिशन लीजिए, वहां पे हम और डिटेल में इसको क्या करते हैं, पूरा का पूरा चीजें पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को। डिप्लोमा और ITI दोनों की सेपरेट बैचेस है, आप आइए उसमें ज्वाइनिंग लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला, A 3 फेज पावर कैन बी मेजर्ड बाय, एक 3 फेज पावर को किससे मेजर करते हैं? 1 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर मेथड, या एनी ऑफ द मेथड। तो इसका आंसर तीनों से आता है, तीनों, तो एनी ऑफ द अबव आ सकता है, लेकिन आयोग ने इसको क्या किया है, कैंसिल कर दिया है, क्योंकि वो इसको फिक्स नहीं बता रहा है, ठीक है ना। आयोग इसको कैंसिल कर दिया है, जबकि ये तीनों मेथड क्या करते हैं, पावर को मेजर कर सकते हैं, 3 फेज पावर को, ठीक है। क्लियर है? चले, द मोटर यूज्ड इन ट्रैक्शन पर्पस, ठीक है, ट्रैक्शन के लिए बोल रहा है। ट्रैक्शन का मतलब लोकोमोटिव का बात कर रहा है। मैं बार बार बेटा इसलिए चेक कर रहा हूं ना कि माइक ठीक से चल रहा है कि नहीं, आपको लाइटिंग का कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं नहीं दिखूं चलेगा भैया ना, मैं फिर बोलूंगा काला आदमी हूं, नहीं दिखूंगा चलेगा, आपको ये सब चीजें दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो द मोटर यूज्ड इन ट्रैक्शन पर्पस, ट्रैक्शन का मतलब होता है लोकोमोटिव जो इंजन पर चलता है, तो इंजन में किसका यूज करते हैं, शंट मोटर, सीरीज मोटर, इंडक्शन मोटर या यूनिवर्सल मोटर। तो आपको ध्यान रखना है DC सीरीज मोटर का हमेशा हम लोग ट्रैक्शन में यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा।
आज ही मैंने इसको क्लास में पढ़ाया है, आज टेक्निकल की क्लास में। इन एन एसी सर्किट एक्सएल इक्वल टू एक्सी दैट सर्किट इज नोन एज, जब एक्सएल बराबर एक्सी होगा तो इस सर्किट को मैं क्या बोलूंगा भाई, रेजोनेंस, अनुनादी सर्किट या समांतर सर्किट या श्रेणी सर्किट या रेजिस्टिव सर्किट। तो यहां पर क्या होगा, हमेशा अनुनाद की स्थिति होती है जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, और यहां पर जो है फ्रीक्वेंसी आता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। और इस जगह पर इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुनाद की स्थिति को लेकर। देखिए मैं कुछ चीज आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रेजोनेंस कंडीशन के लिए, रेजोनेंस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन इससे मिलेगा ही। रेजोनेंस कंडीशन, तो ये क्या होता है रेजोनेंस कंडीशन? तो सबसे पहला नंबर, ये हमेशा किस में रहता है, ये हमेशा यूज किया जाता है, हमेशा इसमें जो पावर फैक्टर होता है हमेशा यूनिटी आता है। दूसरा नंबर, जब किसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है तब रेजोनेंस सर्किट आता है। इस सर्किट में जो सर्किट का इंपीडेंस होता है टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। चौथा नंबर, इस जगह पर रेजोनेंस कंडीशन में जब सीरीज रेजोनेंस का बात कर रहा हूं बेटा, सीरीज रेजोनेंस का बात कर रहा हूं, तो यहां पर Z की वैल्यू कम होती है, इंपीडेंस कम हो जाती है, तो धारा की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए सीरीज रेजोनेंस सर्किट को हम लोग एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। एक्सेप्टर, ये एक्सेप्ट करता है चीजों को, तो एक्सेप्टर सर्किट भी करते हैं। लेकिन जैसे ही पैरेलल रेजोनेंस का बात आता है ना, पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है, तो पैरेलल रेजोनेंस में सबसे पहला नंबर अगर मैं बोलूं तो इंपीडेंस बढ़ता है और दूसरा धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए पैरेलल रेजोनेंस को मैं रिजेक्टर सर्किट भी बोलता हूं, रिजेक्ट करने वाला सर्किट भी ये कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो सीरीज रेजिस्टेंस का हमेशा आपको क्वेश्चन पूछता है, FR इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। पैरेलल रेजोनेंस का अगर मैं बात करूं पैरेलल का, तो ये 1/2 पाई अंडर रूट L1 डिवाइडेड बाई LC माइनस R/C ऐसा कुछ रहता है ना। आप देख लीजिएगा इस टाइप का कुछ फॉर्मूला रहता है। मेनली तो आपका फॉर्मूला सीरीज रेजोनेंस का ही पूछा जाता है। सॉरी पेन गिर गया था। तो मेनली आपका फॉर्मूला सीरीज रेजोनेंस के लिए पूछा जाता है। तो ये रेजोनेंस सर्किट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा वीडियो समझ आ रहा होगा, आपको ठीक लग रहा होगा तो जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा मेरे चैनल को, ठीक है ना। थोड़ा आप सपोर्ट देंगे तभी मैं कुछ और आगे आपके लिए अच्छा कर सकता हूं। क्लियर है? देखिए, हाई रेटेड डिस्चार्ज टेस्टर इज यूज्ड टू मेजर, क्या करते हैं भाई, हाई रेटेड डिस्चार्ज टेस्टर का उपयोग कहां करते हैं? वोल्टेज ऑफ अ लेड एसिड सेल, वोल्टेज ऑफ अ जनरेटर, वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, लीकेज करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ये तीनों में यूज नहीं करते, लेड एसिड सेल में ही ना हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का यूज किया जाता है। क्लियर है? चोकलेस मरकरी वेपर लैंप इज, एक चोकलेस मरकरी वेपर लैंप जिसमें कोई भी चोक ना लगाओ। चोक आपको पता है, मैं बोला भी उसको याद रखिएगा। चोक का मतलब होता है जब R और L सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ये सीरीज, ऐसे सर्किट में R और L श्रेणी क्रम में कनेक्ट है ना, तो इसको चोक बोलूंगा। अगर यही चीजें रहता R और C का कॉम्बिनेशन, जैसे मैं बोला ये R है, ये कैपेसिटर C है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, तो ये कहलाता है आपका, ध्यान से देखिएगा, ये सर्किट कहलाता है आपका स्नबर सर्किट। स्नबर सर्किट, जब मैं बोला R पैरेलल है C के, भाई ये R है, ये पैरेलल है C के, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये हमेशा कहलाएगा फिल्टर। आज ही क्लास में मैंने बच्चों को कराया हुआ है, जो मेरे से पढ़ते हैं उनको ये चीजें मालूम होगा, मैं हर बार रिवाइज कराते रहता हूं। क्लियर है? चौथा नंबर, जब L और C सीरीज में कनेक्ट है, L और C का मतलब है एक L भी होगा और एक C भी होगा, तो इस टाइप के सर्किट को हम लोग बोलते हैं टैंक सर्किट। ये PGCIL के टेक्नीशियन में आया हुआ है, जबकि ये पढ़ते हैं जेई वाले, डिप्लोमा वाले, इंजीनियरिंग वाले, गेट के लेवल पे इसको पढ़ते हैं। तो ये सब चीज आपको पढ़ना है बेटा, इसलिए एक साथ आपको मैं दे देता हूं, याद रखने का कोशिश करिए। जितने बार आप चीजें देखेंगे उतने बार आपके दिमाग में बैठेगा। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट।
द गैस फिल्ड सोडियम वेपर लैंप इज, एक गैस फिल्ड सोडियम वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी होती है? गैस फील्ड का बात कर रहा है कि सोडियम वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन, नियॉन, हीलियम या हाइड्रोजन? तो हमेशा इसका आंसर होगा नियॉन गैस ही हमेशा एक सोडियम वेपर लैंप में भरी होती है। क्रीपिंग एरर, मैं आपको बोला था एनर्जी मीटर में एक क्रीपिंग एरर होता है। पिछले जो फर्स्ट हम लोग टेक्निकल के पेपर को सॉल्व किए थे तो उसमें क्रीपिंग वर्ड आया था एनर्जी मीटर, और जैसी एनर्जी मीटर का बात आता है मैं बोलता हूं हमेशा ये इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ध्यान रखिएगा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इस जगह पर बोल रहा है क्रीपिंग का मतलब ये होगा कि जब आप यूज भी नहीं कर रहे हैं और आपका एल्यूमिनियम डिस्क घूमे जा रहा है और आपका बिल आ रहा है, तो ये किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है कि मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम डिस्क। ये सही बात है कि कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षमता रहती है वहां पर। प्रेशर कॉइल इज एनर्जाइज्ड मोर, प्रेशर कॉइल देखिए वॉट मीटर में दो टाइप का कॉइल होता है, एक ये और ये ऐसे बनता है बेटा वॉट मीटर। अगर मैं बनाऊंगा तो इस टाइप का बनता है, ठीक है। ये ऊपर वाला करंट कॉइल रहता है, नीचे वाला पोटेंशियल कॉइल, या इसी को मैं प्रेशर कॉइल बोलता हूं। तो ये क्या है ना हमेशा एनर्जाइज्ड हो जाता है, तो मेरा पूरा जो रोटेशन है वो घूमना चालू हो जाता है। लीकेज करंट इन द करंट कॉइल, ये सही बात है कि कहीं ना कहीं से इस पे कोई करंट आता है, इसके कारण इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। लेकिन आयोग ने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है कि लीकेज करंट नाम का कोई चीज नहीं होता वॉट मीटर में, ऐसा बोल के उसका एक्सप्लेनेशन भी आता है। तो ये चीजें क्या होगा आपके लिए आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन आयोग ने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्लियर है? मैं वो भी बता रहा हूं कि आयोग ने इसको कैंसिल क्यों किया है, किस लिए किया है, और हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ये सब चीजों में। ठीक, चले मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। आप अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 74 नंबर बोल रहा है अ शंट मोटर कैन बी स्टार्टेड, एक शंट मोटर कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? 3 पॉइंट स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, या ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है। बेटा मैं बोला हूं ना, मैं ही टाइप किया हूं ना, तो थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है आपको, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा बेटा मेरे लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा कि एक डीसी शंट मोटर किसके थ्रू चालू हो सकता है? तो आपको मालूम होगा कि ये डीसी शंट मोटर हमेशा 3 पॉइंट स्टार्टर से चालू होता है, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा, डायरेक्ट ऑनलाइन, ये सब का हम लोग यूज करते हैं इंडक्शन में। क्लियर हो रहा है? 3 पॉइंट, 2 पॉइंट स्टार्टर, ये सब हम लोग यूज करते हैं डीसी में। 4 पॉइंट स्टार्टर सुने होंगे नाम आप। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ कैपेसिटर यूज्ड इन सीलिंग फैन इज, एक सीलिंग फैन में जो पंखा लगे रहता है उसमें कौन सा कैपेसिटर यूज होता है बेटा? माइका कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर, या इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर? तो ध्यान रखिएगा हमेशा इसमें पेपर कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक पाथ इन शेल टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसे बनता है आपको ये मालूम होगा। ये ऐसे बन रहा है। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में बीच में से वाइंडिंग लगाते हैं इस प्रकार से, है ना। यहाँ करंट जाएगा तो इस जगह पे क्या जनरेट होता है, एक फ्लक्स जनरेट होता है, ऐसे आपको मालूम होगा। और ये फ्लक्स 2 पार्ट में टूट जाता है ऐसे, तो एक फ्लक्स ऐसा घूमता है, एक फ्लक्स ऐसा घूमता है, ठीक है ना। तो 2 मैग्नेटिक पाथ आपको दिख रहे हैं। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने मैग्नेटिक पाथ होते हैं भाई? 2 मैग्नेटिक पाथ होते हैं, ध्यान रखिएगा। द ग्लो स्टार्टर यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब इज, एक ग्लो स्टार्टर को क्या यूज होता है? स्टार्टर फ्लोरोसेंट लैंप में किस लिए लगाते हैं भाई? प्रोड्यूसिंग हाई वोल्टेज। ये स्टार्टर क्यों यूज करता हूं मैं फ्लोरोसेंट ट्यूब में, ऐसा पूछ रहा है। तो प्रोड्यूसिंग हाई वोल्टेज, इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर, या गेट ऑटोमेटिक मेक अ ब्रेक, या लिमिट स्टार्टिंग करंट। तो स्टार्टर लगा रहे ना, तो ये किसके लिए यूज होगा भाई? स्टार्टिंग करंट को लिमिट प्रदान करने के लिए ग्लो स्टार्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका दूसरा आंसर ये भी हो सकता है प्रोड्यूसिंग हाई वोल्टेज के लिए, लेकिन यहां के लिए सबसे सटीक कौन सा है? लिमिटिंग स्टार्टिंग करंट। मैं आपको बोलूं हम ह्यूमन क्या खाते हैं, तो आप बोलेंगे, मैं बोला सब्जी,
दाल चावल, रोटी या नन ऑफ द अबव। तो आप बोलेंगे सबसे अप्रिशिएट आंसर क्या होगा? खाते तो हम लोग तीनों हैं, लेकिन मोस्ट अप्रिशिएट आंसर क्या होगा जो हमारे लिए काम का है? वो है दाल चावल। क्लियर है? तो वो चीजें खाएंगे, सब्जी सिर्फ खाएंगे नहीं, अकेले रोटी नहीं खाएंगे, दाल चावल ही खाते हैं। तो ये चीजें ऐसी टाइप का है कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा आंसर है? लिमिट स्टार्टिंग करंट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, द सैग इन ओवरहेड लाइन डिपेंड्स ऑन। एक ओवरहेड लाइन का सैग किस पर डिपेंड करता है? तो जो सैग होता है एस बराबर ये होता है WL² डिवाइडेड बाई 8T। आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन है, इन दोनों के बीच में जो वायर ऐसे झूल जाता है ना, तो यही वायर का इसके मिड पॉइंट से लेके यहां तक का जो झुकाव होता है ना, यही कहलाता है बेटा सैग। ये सैग नहीं है, ये सैग नहीं है, सैग हमेशा मिडिल वाला ही रहता है। तो आप देखेंगे लेंथ ऑफ स्पान, सही बात है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है सैग। वेट ऑफ कंडक्टर, वेट पर भी डिपेंड कर रहा है। प्रेशर ऑफ विंड, विंड के प्रेशर पर भी डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर है, उससे भी सैग होता है। ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना? ये प्रेशर का मतलब है बेटा टेंशन, तो टेंशन पर भी डिपेंड कर रहा है कौन? सैग। ठीक है? कार्बन हैज, अभी हम लोग ऊपर बढ़ेगी, कार्बन किस प्रकार का टेम्परेचर है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर। जैसे मेरा आंसर होता है इसका कॉपर सबसे अच्छा उदाहरण है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और कॉपर हमेशा इसी के लिए, कार्बन हमेशा इसी के ऊपर रहता है। क्लियर है? कांस्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ाऊं ना तो रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। जैसे इसका मैं यूज करूंगा मैग्नीन, कॉन्स्टेंटाइन, ये सब गॉड गिफ्टेड जो मटेरियल होते हैं ना, ये सब जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट को शो करते हैं। क्लियर हो रहा है? इन ऑफिसेस एंड वर्कशॉप डबल ट्यूब इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू, किसके लिए यूज करते हैं डबल ट्यूब? तो ऑफिस और वर्क्स में अवॉइड स्ट्रोबोस्कोपिक, अवॉइड स्ट्रोबोस्कोपिक, इसका मतलब है रुक रुक कर चमकने वाली रोशनी। ये आपके लिए मैं डाल दिया था, उसके लिए, उससे बचाने के लिए कि गेट मोर लाइफ, अधिक लाइफ स्पान बढ़ाने के लिए, गेट मोर लाइट, अत्यधिक लाइट दिखाने के लिए, या चौथा ऑप्शन है ब्यूटी, ब्यूटी के लिए। तो इसका आंसर होगा अवॉइड स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए ही इसका उपयोग करते हैं। जो रुक रुक कर चमकने वाली रोशनी होती है उसी को रिड्यूस करते हैं। ठीक है ना? 81 क्वेश्चन है, द पावर रेटिंग ऑफ बल्ब इज हायर फॉर द सेम वोल्टेज रेटिंग, इट्स रेजिस्टेंस विल बी। क्या होगा अगर एक पावर रेटिंग का बल्ब हायर फॉर द सेम वोल्टेज रेटिंग, एक द पावर रेटिंग ऑफ द बल्ब इज हायर फॉर द सेम वोल्टेज रेटिंग, इट्स रेजिस्टेंस विल बी। सेम वोल्टेज के लिए पावर रेटिंग कैसा होगा? मतलब देखिए मैं समझा देता हूं आपको। The power rating of bulb is higher for the same voltage rating. समान वोल्टेज रेटिंग के लिए पावर रेटिंग, बल्ब का जो पावर रेटिंग होगा वो उच्च होगा, उच्च। इट्स रेजिस्टेंस, जब तब इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इंक्रीज, डिक्रीज, नॉट चेंज या नन ऑफ द अबव। तो हमेशा क्या होगा? डिक्रीज। जितना कम का रेजिस्टेंस होगा ना, वो अगर समान वोल्टेज, आपको मालूम होगा समान वोल्टेज कब रहता है? समान वोल्टेज, तो समान वोल्टेज आपको पता होगा कि ये हमेशा पैरेलल सर्किट में ही होता है। और पैरेलल सर्किट में बोला एक 100 वॉट का बल्ब लगा रहा हूं और एक 50 वॉट का बल्ब लगा रहा हूं, कौन सबसे ज्यादा जलेगा? तो आप बोलेंगे भाई 50 वॉट का बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा पैरेलल में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अगर सेम यहाँ पर करंट रेटिंग रहता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, सेम यहाँ पर करंट रेटिंग रहता है ना, तो रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज में आ जाता है। क्योंकि सीरीज में अगर मैं एक 100 वॉट का बल्ब लगाऊं और एक 50 वॉट का बल्ब लगाऊं, तो हमें 100 वॉट का बल्ब ज्यादा अच्छे से ग्लो करेगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन, व्हेन टू पैरेलल कंडक्टर्स प्लेस्ड नियर बाय अलाउ पास इक्वल करंट। देखिए क्या बोल रहा है, जब दो पैरेलल कंडक्टर, ये दोनों समान कंडक्टर हैं, इनको नियर बाय
एक बार पास में रखा जाए, ये ए है ये बी है, इनको पास में रखा जाए टू पास इक्वल करंट, इसमें भी आई अमाउंट का करंट फ्लो रहा है, इसमें भी आई अमाउंट का करंट फ्लो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा ना वो ऐसे इस डायरेक्शन पे हो रहा होगा। द कंडक्टर विल बी, कंडक्टर में क्या होगा हमेशा, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण रहेगा, रिपल का मतलब प्रतिकर्षण रहेगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, या शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा हमेशा अट्रैक्शन, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन हमेशा क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अपोजिट पोल्स में हमेशा अट्रैक्शन होता है, सेम पोल्स में हमेशा रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं उसको, रिपल्शन होता है। आर्मर्ड केबल इज यूज्ड फॉर वायरिंग, आर्मर्ड केबल का मतलब होता है कि किस टाइप के केबल में, आर्मर्ड मतलब आप समझ रहे हैं जिसको मारे पीटे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो आर्मर केबल कहाँ यूज हो रहा है, अंडरग्राउंड, ओवरहेड, कंड्यूट या अर्थ, तो हमेशा इसका यूज होता है अंडरग्राउंड केबल में। ये इतना अच्छा रहता है ना कि इसको मैं कितना भी पटकूं इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ये बहुत हैवी होते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, कूलम इज द यूनिट ऑफ, कूलम किसका यूनिट होता है, करंट, ईएमएफ, इलेक्ट्रिक चार्ज या कैपेसिटेंस, तो कूलम हमेशा किसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू का ही हमेशा क्या होगा, यूनिट होता है एम्पियर इनटू सेकंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टॉर्क रिक्वायर्ड इज, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से टॉर्क आते हैं, तो आपको मालूम होगा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक स्केल बनाता हूं, ये पॉइंटर है, तो पॉइंटर जैसे ही उठा मतलब कौन सा टॉर्क लग गया, डिफ्लेक्शन टॉर्क, पॉइंटर ऐसे भाग रहा है, कोई ना कोई इसको कंट्रोल करेगा तभी पॉइंटर एक जगह पे ऐसे रुकेगा, तो यहाँ पर कौन सा टॉर्क लग गया, कंट्रोलिंग टॉर्क, और जब पॉइंटर रुकेगा तो ये ऐसे से हिलते रहता है, तो इसके ऑसिलेशन को कम करने के लिए ऊपर से एक और फोर्स लगाते हैं, इसको कहा जाता है डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग टॉर्क। तो मतलब एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में तीनों टाइप का टॉर्क होता है, ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्टेशन हैव, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का स्टेशन कैसा होता है, 1 अर्थ होता है, 2 अर्थ होता है, 3 अर्थ होता है या नो अर्थ होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्टेशन में हमेशा 2 टाइप की अर्थिंग करते हैं, एक बैकअप जैसे, एक अर्थिंग काम नहीं करेगा तो दूसरा अर्थिंग काम करेगा, ठीक है ना, डबल अर्थिंग, या 2 अर्थ को बोला जाता है डबल अर्थिंग। तो डबल अर्थिंग का कंसेप्ट आईटीआई वाले पढ़ते हैं, तो डबल अर्थिंग इसीलिए करते हैं ताकि एक अर्थिंग अगर खराब हो जाए तो दूसरा एकदम ठीक ठाक से चले, क्लियर है। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर, एक कम्यूटेटर का डीसी जनरेटर में काय के लिए यूज किया जाता है, उसके कार्य क्या होते हैं, दिक् परिवर्तक, कम्यूटेटर को बोलते हैं दिक् परिवर्तक, तो दिक् परिवर्तक का कार्य क्या होगा, टू गिव सप्लाई टू द जनरेटर, नहीं भाई ये नहीं होगा, टू कन्वर्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ये सही ऑप्शन दिख रहा है, टू अवॉइड स्पार्किंग, टू इंप्रूव एफिशिएंसी, तो इसका आंसर होगा भाई टू इंड्यूस्ड ईएमएफ टू यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में फ्लो हो, उसको करंट को ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। 88, द टर्मिनल ऑफ सिटी विच इज कनेक्टेड इन सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड व्हेन इज नॉट यूज, बोल रहा है कि सीटी का जो कनेक्शन होता है जब वो सर्किट में है तो कैसा होगा, पहला नंबर शॉर्ट सर्किटेड व्हेन इट इज नॉट यूज, मतलब जब उसका उपयोग नहीं हो रहा होगा तो हमेशा लघुपतित हो, दूसरा नंबर ओपन व्हेन इट नॉट यूजिंग, मतलब जब वो यूज नहीं हो रहा होगा तो ओपन रखना चाहिए, या शॉर्ट सर्किटेड व्हेन इज यूजिंग, जब यूज कर रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट रखना चाहिए, या नन ऑफ द अबव, तो हमेशा जो सीटी का कनेक्शन होता है शॉर्ट सर्किट होगा रहना चाहिए जब वो यूज नहीं किया जा रहा है, क्लियर है। और जैसे ही पीटी का बात करेगा ना तो पीटी हमेशा ओपन सर्किट होना चाहिए, ओपन सर्किटेड व्हेन इट इज नॉट यूजिंग, तो सेकंड वाला पीटी के लिए था, फर्स्ट वाला सीटी के लिए था। करंट ट्रांसफार्मर ये दोनों एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। 89, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, स्टार्टेड विथ अदर मोटर या स्टार्टेड विथ बैटरी, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होता है, लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर का अगर मैं बात करूं तो सेल्फ स्टार्टिंग होता है, ध्यान रखिएगा।
द OLR इन द ऑर्डिनरी स्टार डेल्टा स्टार्टर इज वर्किंग बाय, OLR का मतलब होता है ओवरलोड रिलीज कॉइल, है ना। स्टार डेल्टा स्टार्टर में इसका उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए, थर्मल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। तो हमेशा जो OLR ओवरलोड रिलीज कॉइल होता है ना, ये हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर क्या होता है, यूज किया जाता है। मतलब जो हैंडल ऐसे चपके रहता है ना, उसको ओवरलोड रिलीज क्या करता है, इसको डीमैग्नेटाइज करता है, मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है। क्लियर हो रहा है? अ फ्यूज वायर हैव, एक फ्यूज वायर में क्या होना चाहिए? हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक बिंदु, लो इंडक्टेंस मतलब न्यून प्रेरक, लो मेल्टिंग पॉइंट न्यून गलनांक बिंदु, या हाई रेजिस्टेंस उच्च प्रतिरोध। तो इसका आंसर रहेगा हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज वायर जितना कम होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट जितना कम होगा, फॉल्ट करंट जैसे ही आएगा तुरंत जल जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए फ्यूज वायर को लगाते हैं। 92 है SWG स्टैंड फॉर। देखिए ये फर्स्ट पेपर में भी आया हुआ है, सेकंड पेपर में भी आया हुआ है, ये अभी हम लोग सेकंड पेपर कर रहे हैं। SWG स्टैंड्स फॉर, किसके लिए SWG होता है? स्टैंडर्ड वायर ग्रुप नहीं होता भाई, सिंपल वायर ग्रुप नहीं होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज ये होता है, सिंपल वायर गेज ये भी नहीं होगा, तो स्टैंडर्ड वायर गेज यूज होता है। इन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आपको फर्स्ट वीडियो में मैं बताया था कि PMMC का जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है वो आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? BINA, बिना, है ना, ये वाला PMMC का TD। ऐसी में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का बताया था TD बराबर तो I²/2 DL अपॉन D थीटा, ये बताया था। ऐसी EMMC का जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है TD, ये मैंने बताया था I² DM अपॉन D थीटा। आप अच्छे से देखिएगा बेटा, सिर्फ मेरा वीडियो देख लेंगे ना, ये वाला 100 का, अगर आप पहले थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो आपसे पूरा क्वेश्चन बनेगा। नहीं पढ़े हैं तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी अभी बैच राजंस में स्टार्ट हुआ है, आप आइए एडमिशन लीजिए, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा और कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये वाला। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का बोल रहा है, मतलब मूविंग कॉइल यही है। तो TD किसके समानुपाती दिख रहा है बेटा? I के धारा के। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क किसके समानुपाती होगा? ऑप्शन नंबर A इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 94 नंबर, इन इनकैंडेसेंट लैंप एयर इज रिमूव्ड फॉर। एयर क्यों लगाते हैं बेटा? सेफ्टी के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए नहीं लगाते। टू रिड्यूस वेट ऑफ लैंप नहीं, इसके लिए भी नहीं लगाते। टू अवॉइड ऑक्सीडेशन इन फिलामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब होगा कि कोई पानी वगैरह या कोई लिक्विड किसी जगह पे किसी वायर से गल मत जाए, या उसमें क्या है जंग मत लग जाए। ऑक्सीडेशन मतलब समझ आ रहा है? तो कहीं पे भी कोई नमी उसको खराब ना कर दे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एयर का उपयोग करते हैं, एयर रिमूव्ड एयर का उपयोग करते हैं ताकि पूरे नमी को निकालते हैं। द डिफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, देखिए एक होता है इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है ना। इफेक्ट ये हमेशा डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, पार्टली डीमैग्नेटाइज, पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइज, ऐसा होता है। मैं आपको शॉर्ट्स में वो प्रदान किया हूं, ठीक है, आप देखिएगा उसको। लेकिन अभी यहां पर बोल रहा है डिफेक्ट, एक आर्मेचर रिएक्शन के डिफेक्ट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर। उसके डिफेक्ट को या उसके इफेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, वो आएगा ही। एक अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों में आता है। क्लियर है? When two capacitors connected in parallel, their effective capacitance will be। जब दो कैपेसिटर ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो ये यहाँ पर आता है C1 C2 है, तो यहाँ पर टोटल आता है C1 प्लस C2। लेकिन अगर ये दोनों सीरीज में रहेंगे ना ऐसा, तो इसका टोटल कैपेसिटेंस आता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो जो लोग पैरेलल में है तो जुड़ रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर ये पैरेलल की जगह सीरीज रहता ना, तो मेरा आंसर क्या आता है, पैरेलल की जगह अगर सीरीज रहता तो आंसर आता डिक्रीज। लेकिन यहाँ पैरेलल है तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर है? दोनों टर्म मैं बताता हूं। इन प्रिंटिंग प्रेस द मोटर इज यूज्ड फॉर। प्रिंटिंग प्रेस में किस प्रकार का मोटर हम लोग यूज करते हैं?
स्क्वायरल केज, ये केज है, केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, या डीसी सीरीज मोटर, या सिंक्रोनस मोटर। तो आपको ध्यान रखना है प्रिंटिंग प्रेस में हमेशा स्टेपर मोटर का उपयोग किया जाता है। स्टेपर मोटर, और स्टेपर मोटर और कुछ नहीं बेटा, किस टाइप का होता है, एक प्रकार का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है। क्लियर है, ये एक सिंगल फेज मोटर का बात होता है, तो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है। When a motor is working at synchronous speed, its percentage slip is, जब एक मोटर बोल रहा है सिंक्रोनस स्पीड पर काम कर रहा है, मतलब ns इक्वल टू क्या हो गया बेटा, nr हो गया, तो स्लिप बराबर होता है, स्लिप बराबर होगा ns माइनस nr डिवाइडेड बाई ns। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो स्लिप कितना आ गया बेटा, 0। 0 का मतलब 0%, मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। A circuit having 100 ohm resistance is connected across 1 volt. The current flowing through the circuit is, एक 100 ओम के रेजिस्टेंस में 1 वोल्ट में, जैसे मैं बोल रहा ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है और इसको मैंने 1 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, तो मेरे को धारा बताना है। तो I बराबर क्या होता है बेटा, V बाई आर होता है। V कितना है 1, R कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 एम्पियर। अब 10 टू द पावर माइनस 2 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको कैसे करूंगा बेटा, इसको 10 टू द पावर माइनस 3 बनाने के लिए, ये 10 टू द पावर माइनस 2 है ना, तो देखिए इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड में, उसमें ब्लैक बोर्ड में दिखा देता हूँ। देखिए कभी भी 10 टू द पावर माइनस 2 है, तो इसको मेरे को 10 टू द पावर माइनस 3 में बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 10 टू द पावर माइनस 2 में ना 10 टू द पावर माइनस 1 से जोड़ना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, माइनस 2 माइनस 1 मिलके माइनस 3 होगा, तभी ये मिली एम्पियर में आएगा आंसर इसका। मेरा बात समझ आ रहा है? तो माइनस 1 से अगर मैं गुणा किया हूं तो 10 टू द पावर माइनस 1 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया बेटा, ये 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर हो गया 1/10, और ये कितना होगा 0.1 मिली एम्पियर। ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो भी बता रहा हूं, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, 1 पिकोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। ठीक है, ये इतना कन्वर्जन तो आपको याद ही रखना है। तो 10 टू द पावर माइनस 2 है ना, तो सेंटीमीटर अगर कहीं पे सेंटी कुछ ऑप्शन देता तो मैं बनाता, क्योंकि करंट हमेशा मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर या एम्पियर में ही उपलब्ध होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर देखूंगा 0.1 मिली एम्पियर कहीं दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा होगा तो मारेंगे, नहीं तो देखेंगे। इसमें क्या है, 1 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर 0, तो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये जो है ना ये 0.1 है, 0.1 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। कुछ चीजें मेरे से ही कुछ गड़बड़ हो गया होगा, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ बेटा। टाइप करने में ना मेरे से भी गलतियां हो जाती है, क्योंकि मेरे को क्लास भी लेना है, मेरे को दुनिया भर का क्लास लेने के बाद मेरे पास कोई टाइपिस्ट या एडिटर नहीं है बेटा, मैं खुद करता हूँ सब चीजें, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा मेरे को सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट सारे विषयों के लिए, सिर्फ टेक्निकल नहीं, नॉन टेक में भी आप भागीरथ सर में देखेंगे, मैं आपके लिए शॉर्ट्स, एएलपी के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उसको आपको करा रहा हूँ ना। तो ये सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जो दूसरा चैनल है उसमें नॉन टेक में सारे छत्तीसगढ़ जीएस, जीके, साइंस सबके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। 100 नंबर का क्वेश्चन, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीट एट जंक्शन एट 0, दिस लॉ इज, ये कौन सा लॉ होता है बेटा, जूल्स लॉ, फैराडेस लॉ, लेंज लॉ या किरचॉफ लॉ। तो हमेशा भाई एक एल्जेब्रिक सम जंक्शन का 0 होता है, किसमें आता है, किरचॉफ का लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं इसको। एक होता है केसीएल, एक होता है केवीएल, तो इसी को बोलते हैं भाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये होता है किरचॉफ सेकेंड लॉ, ठीक है। ये किरचॉफ जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है किरचॉफ करंट लॉ, एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर आपको इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको 10 मिनट में समझा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, किरचॉफ करंट लॉ है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है ये होता है किरचॉफ का सेकंड लॉ,
ये सेकंड लॉ किरचॉफ व्यक्ति था जो ये सब लॉ दिया था, ठीक है। यहां पर जो केसीएल लॉ होता है ना, ये जंक्शन पर बेस्ड होता है, जंक्शन। और यहाँ जो सेकंड लॉ होता है ये हमेशा ब्रांच के, या इसको मैं बोलूं नोड पर बेस्ड होता है। क्लियर हो रहा है? इस जगह पर मैं बात करूंगा ना, तो यहाँ पर ये जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको हिंदी में बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम पर आधारित होता है। आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। लेकिन ये किस में रहता है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो ये खासकर बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने 200 क्वेश्चन को मैंने आपको कर दिया। हर 2-2 दिन में वीडियो इसलिए दे रहा हूं कि आप क्या है 2 दिन तक आराम से उस वीडियो को देखिए। जो डाउट होगा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है बेटा बोर्ड में, तो मेरे घर पे अभी इतना सुविधाएं नहीं है कि मैं पूरा लाइट वाइट आपके लिए लगा दूं। मेरा अभी एम ये है कि आप ALP CBT 2 के लिए और JEE CBT 2 के लिए रेडी हो जाएं। जब मेरे पास सब चीज सोर्स आ जाएगा तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं पूरा लाइटिंग वगैरह अच्छे से करा दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपके पास समय नहीं है। आप नेगेटिव चीज को ना देख के पॉजिटिव चीज को देखिए कि आपके लिए मैंने क्वेश्चन लाया हुआ है, आपको सिर्फ देखना है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं नहीं दिखूंगा चलेगा, लेकिन बोर्ड दिखना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से 50 क्वेश्चन के साथ, पेपर नंबर 3। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।